स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि थंबनेल का टाइटल है और इस कहानी का शीर्षक भी यही है कि वो पत्नी नहीं प्रेतनी थी। आपने गाहे बगाहे मेरे जो एपिसोड्स है उसमें से ये देखते होंगे कि वो दोस्त नहीं प्रेत था, वो भाई नहीं प्रेत था, इस तरीके के। तो आई होप ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि क्या होता है इन लोगों के साथ कि जो रिश्ता है वो ही बदल जाता है, जो रिश्ते की आड़ में अंदर प्रेत छुपा होता है। आज का किस्सा भी कुछ इस तरीके से है। और तो और कि जब हम किसी को प्यार करते हैं और ना चाहते हुए भी उससे अलग होना पड़े, इससे बढ़कर त्रासदी हो क्या सकती है किसी रिश्ते में, और खास तौर पर वो रिश्ता अगर पति पत्नी का हो, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते तो प्री बिल्ड होते हैं, परमात्मा ने ऑलरेडी बनाकर भेजे होते हैं। लेकिन दोस्ती और पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जिसको इंसान खुद शुरू करता है और अगर कोई मजबूरी आन पड़े तो खत्म भी कर देता है। आज का किस्सा भी कुछ इस तरीके का ही है, क्योंकि आज के किस्से के जो किरदार हैं इनकी लव मैरिज हुई थी। विशाल और सिंपी दोनों आपस में काफी प्रेम करते थे। ये दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन सिंपी के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि विशाल के साथ उसकी बेटी की शादी हो। हालांकि विशाल एक अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी कई बार कहते हैं ना कि एक ईगो आड़े इंसान के आ जाते हैं। विशाल के घर वाले तो रजामंद थे, लेकिन उनकी भी एक शर्त थी कि अगर सिंपी के घर वाले नहीं मानेंगे तो फिर हम भी इस शादी के लिए राजी नहीं। ऐसे हालातों में फिर क्या होता है आप समझ ही गए होंगे कि दोनों ने भागकर शादी की। अब सरल भाषा में ये कहा जाए कि ना विशाल के माँ बाप इस शादी के लिए रजामंद थे, ना सिंपी के माँ बाप इस शादी के लिए रजामंद थे। लेकिन दोनों में काफी फर्क था। जहां विशाल के माँ बाप रजामंद तो नहीं थे, लेकिन वो बस अब चुप करके बैठ गए थे कि भैया बच्चे की जो फैसला है, अगर सिंपी के घर वाले मान गए तो ठीक है, हम भी अपना लेंगे। वहीं दूसरी ओर वो तो विशाल की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। अब उनकी बेटी ने उससे शादी कर ली थी तो वो बेटी से भी पाला छुड़ा चुके थे। क्या सच में? ये लगता था विशाल को, जो बिल्कुल गलत था। विशाल और सिंपी अब अलग रहना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन अभी बीतते हैं शादी को। काफी दोनों में प्यार होता है और सिंपी को अब याद सताने लग पड़ती है अपने घर की, क्योंकि जो खुमारी चढ़ी हुई थी शादी करने की वो तो उतर चुकी थी। अब उसको याद आ रहे थे अपने माँ बाप। क्या उसके माँ बाप भी उसको याद कर रहे थे? इसका तो पता नहीं, लेकिन इस बात पर अब हल्की फुल्की नोकझोंक हो चुकी थी सिंपी और विशाल की। विशाल का कहना था कि जिसने मेरी इतनी बेइज्जती की और जिन माँ बाप को तुम भी छोड़कर आ चुकी हो, अब शादी के बाद ऐसा हो क्या गया है कि तुम उनसे मिलना चाहती हो? क्या तुम्हें इस चीज का पता नहीं कि कितनी बेइज्जती की तुम्हारे माँ बाप ने मेरी? अगर ऐसे ही था तो फिर शादी की क्यों तुम अब उनसे मिलना चाहती हो? जब उनका मन होगा तो वो मिलेंगे ना। लेकिन सिंपी इस बात पर अड़ी हुई थी कि उसने अपने माँ बाप से मिलना ही मिलना। ना जाने इन कुछ दिनों में उसके साथ हो क्या गया था। आखिर में विशाल को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है, लेकिन विशाल कहता है कि तुम जाओ, एक दिन से ज्यादा मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। एक दिन के बाद तुम वापस आ जाओगे। सिंपी काफी खुश थी कि चलो विशाल ने हाँ तो की, एक दिन बहुत है मेरे लिए। वो ये कहकर अपने घर चली जाती है। अब जब 24 घंटे हो जाते हैं या यूं कहें कि अगला दिन चढ़ जाता है, तो विशाल इंतजार कर रहा होता है सिंपी के वापस आने का। लेकिन सिंपी वापस आती नहीं। कुछ देर इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद विशाल को चिंता होने लग पड़ती है। विशाल फिर फोन करता है, लेकिन सिंपी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब विशाल की चिंता और बढ़ जाती है कि कहीं उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वो उसको फोन लगाया जा रहा था, लेकिन फोन उसका बंद ही आ जा रहा था। विशाल अब पुलिस वालों को फोन करता है, जाके कंप्लेन लिखाता है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सिंपी का तो कोई नामो निशान नहीं था। विशाल को फोन आता है पुलिस का 2 दिन बाद कि जो भी घर के एड्रेस आपने दिया था वहां पर तो कोई रह नहीं रहा, वहां पर तो ताला लगा हुआ। जब ये विशाल बात सुनता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। कभी कुछ ही देर पहले तो उसका सारा परिवार वहीं पे रहता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंपी वहां पे गई अब ताला लगा? अब उसको कोई अनहोनी होने का खतरा था। अभी ये चीजें सोच ही रहा था, विशाल तो रोने ही लग पड़ा था कि उसकी पत्नी कहाँ गई।
अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक बेल बजती है। जैसे ही विशाल दरवाजा खोलता तो अपने सामने सिंपी को पाता। सिंपी तो जैसे जिंदा लाश थी। वो अंदर आती है। विशाल उसको पूछता है कि कहाँ गई थी, तुम गायब कहाँ थी, लेकिन सिंपी उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर वो सिंपी सोफे पर बैठती है। विशाल फिर उसको पूछने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद सिंपी कहती है कि मैं अपने घर वालों के साथ कहीं बाहर गई थी। वो कहते हैं कि तुम्हें कहीं माथा टिकाने लेकर जाना, मैं वहीं गई थी। बस इसका जवाब ही सिंपी देती है। इससे ना कुछ ज्यादा बोलती है और ना ही कुछ ज्यादा रिएक्ट करती है। विशाल फोन कर देता है पुलिस वालों को कि मेरी वाइफ घर आ गई है, तो जो रिपोर्ट है उसको अब रफा दफा कर दिया जाए। क्या विशाल की वाइफ घर आ चुकी थी? विशाल को तो यही लग रहा था। फिजिकली तौर पर तो शायद वो घर आ चुकी थी, लेकिन क्या मेंटली तौर पर, या फिर यूं कहें कि क्या सच में वो विशाल की ही पत्नी थी? इस चीज का आभास या इस चीज के बारे में विशाल ने उस वक्त तो नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिंपी के साथ वो रहने लगा, अब उसको एहसास होता जा रहा था कि जिसके साथ वो रह रहा है वो उसकी पत्नी तो हो नहीं सकती। जो सिंपी उसके साथ इतनी मोहब्बत करती थी, अब वो सारे दिन बस शांत रहती थी, गुमसुम रहती थी। जैसे वो जब से कोई अपने घर से आई है कि उसके घर वालों ने कोई बात उसको पढ़ा दी है। कोई भी बात विशाल सिंपी से करता, सिंपी उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देती। विशाल ने काफी बार कोशिश की उसको झंझोड़ने की, उसको पूछने की, लेकिन सिंपी तो टस से मस नहीं होती। विशाल को इस बात की चिंता लगी रहती थी कि क्या सिंपी के घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत कर तो नहीं दिया, लेकिन उसको इस बात का पता लगता कैसे? धीरे धीरे शायद समय ही उसको इस बात का पता दिलाने वाला था। अब रात के समय में एक बार विशाल सो रहा होता है, अचानक से उसकी चीख निकलती है, जैसे उसको काफी तेज सी चीज ने काटा होता है। उसके पीठ पर उसको काफी दर्द महसूस होता है। जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि सिंपी ने अपने हाथ, अपने नाखून विशाल की पीठ में गड़ा रखे हैं और वो अजीब से तरीके से उसको देखकर हंस रही है। तब तो वो उसको लग ही नहीं रहा था कि उसकी पत्नी है। विशाल अचानक से साइड पर होता है और वो सिंपी को कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रही हो तुम? सिंपी तो बस हंसे जा रही थी। उसकी उंगलियों पर, उसके नाखूनों पर मेरा खून था। मेरे तो दर्द से जान निकली जा रही थी, लेकिन सिंपी को तो इस चीज का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। मैं गुस्से से पास में पानी का जो जग पड़ा था उसको उठाता हूँ और सिंपी पर डालता हूँ। जैसे ही उस पर जो पानी डलता है तो अचानक से वो अपने होश में आती है और वो कहती है कि क्या हुआ? मैंने उसको गुस्से में कहा कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, ये देखो तुमने क्या किया। लेकिन जब सिंपी अपनी उंगलियों को देखती है और मेरी पीठ को देखती है और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, कैसे हुआ। आज पहली बार सिंपी ने हाँ या ना के अलावा किसी चीज का जवाब दिया था। मैं तो अपनी दर्द भूल सा गया था। मैंने कोशिश की उससे पूछने की कि बताओ तो सही हुआ क्या? तुम अपने घर गई, तुम अपने माता पिता से मिली और उसके बाद वो तुम्हें कहाँ पर लेकर गए? सिंपी सिर्फ यही कहते कि बस वो किसी बाबा जी के पास माथा टिकाने के लिए लेकर गए थे। इसके अलावा फिर उसने कोई बात नहीं की। अब मेरा शक गहरा चुका था कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो सिंपी के माँ बाप ने इस पर किया है। वो नहीं चाहते कि वो इसको मेरे साथ रहने दे, वो चाहते हैं कि वो वापस चली जाए। लेकिन इस चीज का कोई प्रूफ था नहीं और सिंपी से लाखों बार, इतनी बार पूछने के बाद सिंपी सिर्फ इस चीज का इतना ही जवाब देती। लेकिन अब सिंपी की हरकतें दिन ब दिन बदलती जा रही थी। जो सिंपी कुछ देर से बोल नहीं रही थी, अब वो मेरे साथ आते ही लड़ना शुरू कर देती, बिना किसी बात पर बहस, बिना किसी बात पर लड़ाई। मैं तो तंग आ चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक चीज बैठी हुई थी कि ये सिंपी नहीं है, ये सिंपी नहीं कर रही। एक बार रात के समय मैं आराम से सो रहा था, मेरे कान में अचानक से तेज से हंसने की आवाज आई। मैं अचानक से उठता हूँ तो देखता हूँ कि सिंपी मेरे बिल्कुल कान के पास अपना मुंह करके हंस रही है। उसकी आंखें काफी अजीब थी। जो सिंपी अपनी हाइजीन का काफी ज्यादा ख्याल रखती है, उसके दांत बिल्कुल पीले थे, बिल्कुल पीले थे दांत। मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को संभाला। लेकिन कितनी देर तक मैं संभाल के रख सकता हूँ? क्योंकि अब जो होने वाला था, फिर उसके बाद मुझे
तौबा करनी पड़ी इस रिश्ते से। एक बार मैं और सिंपी बालकोनी में बैठे हुए थे। बात तो वो मुझसे कोई कर नहीं रही थी, मैं तो बस अपने मोबाइल पर लगा हुआ था और सिंपी घूर घूर के सिर्फ एक ही जगह पर देखी जा रही थी। हालांकि मैं उसका बिहेवियर नोट तो किए जा रहा था, लेकिन अब कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था। मैं भी सोच रहा था कि अब जो होगा परमात्मा के हाथ में है, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि अब जो होने वाला है इतना भयानक होगा। अचानक से पता नहीं क्या होता है कि एक कुत्ता हमारे घर के सामने आता है और ऊंची ऊंची भौंकना शुरू कर देता है। फिर वो ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है। वो रोए जा रहा था और सिंपी उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देती है। वो हंसे जा रही थी उसकी तरफ देखकर। वो कुत्ता रोए जा रहा था। ये सीन इतना ज्यादा भयानक बन चुका था। मैं सिंपी के मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो कुत्ते की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसी जा रही थी और वही दूसरी तरफ कुत्ता अपना मुंह ऊपर कर कर रोए जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि ये सीन आपको कुछ अजीब लगता होगा, लेकिन जिसके साथ ये हुआ है, जो मेरे साथ तब हो रहा था, इतना डरावना था कि मैं बयान नहीं कर सकता। अचानक से जैसे मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो आवाज आनी बंद हो जाती है कुत्ते की। मैं सोचता हूँ कि शुक्र है कि एक तो चुप हुआ। जैसे ही मैं उस तरफ घूम के देखता हूँ तो वहां पर कोई कुत्ता था नहीं। मैं बालकोनी के आगे की तरफ देखता हूँ घूम के कि भाई क्या कहाँ पे, इतनी जगह सामने खाली है, अगर कोई इधर उधर भी होगा तो नजर तो आएगा। कुत्ता गया कहाँ पे? जो सिंपी मेरे पीछे बैठी ऊंची ऊंची हंसे जा रही थी, अचानक से उसकी आवाज बंद होती है। मैं पीछे घूम के देखता हूँ, पीछे सिंपी भी नहीं थी। अभी कुछ ही पल पहले मेरी आंखों के सामने दो शख्स गायब। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरा हाल क्या हुआ होगा? मेरी तो जान हलक में आ चुकी थी। अरे कुत्ते की तो छोड़ो, मेरी पत्नी कहाँ पे गई? इस घर में मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। चलो मैं ढूंढना शुरू करता हूँ इधर उधर। कभी किसी रूम में सिंपी को ऊंची ऊंची आवाजें लगाते ढूंढ रहा हूँ, कभी बाथरूम में, स्टोर में, छत पर। सारे घर में सिंपी का नामो निशान नहीं। आखिर कुछ सेकंड में पलक झपकते वो कहां पर गायब होगी। मैं तो ये सोच सोच कर डरे जा रहा था। मेरी तो हालत पतली हुई जा रही थी। अब मैं घर के जब अंदर ढूंढ ढूंढ कर थक गया तो मैं घर के बाहर जाता हूँ। मैं गेट की तरफ देखता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, गेट के साइड पर वही कुत्ता मरा हुआ था। बड़ी बुरी तरीके से उसको कुचला गया था। मेरे यहाँ पर रहते तो आसपास कोई गाड़ी आई तक नहीं थी, और जब उसको मारा जा रहा होगा तो उसकी आवाज भी तो आनी चाहिए थी, लेकिन वो आवाज भी नहीं आ रही थी। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? अब मैं घूमता हूँ, अपने घर की तरफ बढ़ता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, मुझे हंसने की बहुत ऊंची आवाज आती है। सिंपी बालकोनी में खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी और ऊंची ऊंची हंसी जा रही थी। आज उसके दांत पीले नहीं थे, आज उसके दांत लाल थे। जो पत्नी मुझे बेहद प्यारी है, जिसका मैंने सुख दुख में साथ देने का वादा किया था, लेकिन आज मेरी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो मेरी तरफ देखकर हंसे जा रही थी। मेरे पांव पीछे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ना ये पॉसिबल था कि वो कुत्ता अचानक कैसे मर गया, और ना ही ये पॉसिबल था कि मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा। मुझे सिंपी नजर नहीं आई, और अब वो जिस रूप में नजर आ रही थी वो मेरी पत्नी थी ही नहीं। वो तो साक्षात कोई प्रेतनी नजर आ रही थी मुझे, और मैं अब अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था, लेकिन वो शरीर तो मेरी पत्नी का ही था। ऐसे कैसे छोड़कर मैं जा सकता हूँ उसको? मैं ऑन द स्पॉट अपने दोस्त को फोन करता हूँ, जो काफी धार्मिक, मतलब साधु संतों में काफी उसका ध्यान था, काफी वो मंदिर आता जाता था। जब वो मैं उसको फोन करता हूँ तो वो कहता है, यार पीछे किसी हंसने की आवाज क्या आ रही है? मैं बस उसको कहता हूँ कि भाई सीधी सी बात है, अभी मुझसे कोई सवाल मत करना, तू बस आ मेरे पास, जल्दी से मेरे साथ पास आ। वो समय नहीं लगाता और जल्दी से आता है, और जब वो भी नजारा देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उसको समझने में देरी नहीं लगती। वो कहता है कि भाई चिंता ना कर, अभी कोई ना कुछ इलाज करते हैं। वो पता नहीं कोई फोन लगाता है और कहता है कि घर में गंगा जल है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं,
वो जल्दी से अपने घर जाता है, गंगा जल लेकर आता है, घर के अंदर जाता है और मेरी पत्नी पर पीछे से छिड़कता है। मेरी पत्नी उसी समय बेहोश हो जाती है। अब वो बेहोश पत्नी पर बाद में जब मैं आ जाता हूँ तो मौली बांधता है। कुछ समय बाद जब उसको होश आता है, जब तक वो बेहोश होती है तो वो कुछ नहीं बोलता। वो कहता है कि तू भी चुप रह, मैं भी चुप रहूंगा। जब उसको होश आता है तो वो पहले पहले से नॉर्मल थी। वो कह रही मेरी दांतों को ये अजीब सा क्या, और देखती है खून, वो रोने लग पड़ती है। उसको भी नहीं पता था ये खून कहाँ से आया। क्या वो कुत्ता इसी ने मारा था? मुझे नहीं पता, उसको भी नहीं पता, सिर्फ परमात्मा को पता है। अब जब उसकी ड्रेसिंग दोबारा की जाती है तो फिर मेरा दोस्त कहता है कि डॉक्टर को फोन लगाओ। डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर को तरीके से कहा जाता है कि काफी ज्यादा समस्या है, आप प्लीज इसे कोई रेस्ट की मेडिसिन दीजिए। मेरा दोस्त चाहता था कि उसको बेहोश किया जाए या फिर काफी गहरी नींद सुला दिया जाए। जब उसको काफी गहरी नींद सुला दिया जाता है तो फिर मेरा दोस्त कहता है कि देख, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये 110% केस कुछ ऐसा है कि कोई चीज किसी ने इसके पीछे छोड़ी है। अब इस चीज का पता तो तभी लगेगा जब हम इनको लेकर जाएंगे। मेरे जो गुरु जी हैं उनके आगे कोई जानकार हैं जो इन तंत्र मंत्र में काफी ज्यादा उनकी महारत है। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसको तो लेकर जा नहीं सकते, उनको ही बुलाना पड़ेगा। अब फोन पर बात चलती है, काफी समय के बाद वो मानते हैं कि ठीक है मैं आऊंगा। अब होता है इंतजार उनके आने का, लेकिन जैसे ही वो जागती है तो फिर से उसकी हरकतें वही हो जाती है। पूरे 2 दिन उसको बांध कर रखा जाता है सिंपी को। 2 दिन बाद वो तांत्रिक आते हैं। जब वो तांत्रिक देखते हैं, वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि तुम्हारी शादी को हुए कितना समय हुआ। तो सब बताता हूँ कि मैं इतना इतना समय हो गया, लव मैरिज है। वो कहते हैं कि तुम चाहते हो कि सिंपी खुश रहे? कहते हैं बिल्कुल। तुम चाहते हो कि सिंपी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए? वो कहते हैं कि बिल्कुल। तो फिर इसका एक ही हल है, तुम्हें इससे दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें इसको तलाक देना पड़ेगा। जब ये मैं बात सुनता हूं तो मेरे पैरों के नीचे जमीन ही खिसक जाती है कि ये क्या बात कर रहे हो अब तांत्रिक जी। हमने तो इसलिए बुलाया है कि आप इस चीज का हल निकालेंगे। तो तांत्रिक जी कहते हैं कि यही हल है, क्योंकि जो भी चीज इसके पीछे पड़ी है और इसके माँ बाप ने ही लगाई है, वो तुम्हें जिंदगी में कभी भी चैन से नहीं जीने देगी। अव्वल तो तुम्हारी औलाद नहीं होगी, लेकिन अगर हुई भी, या तो वो बहुत जल्दी मर जाएगी या तो वो डिसेबल पैदा होगी। तुम कभी भी मानसिक तौर पर स्वस्थ रहोगे नहीं। ये तुम्हें परेशान करती रहेगी, मारेगी भी नहीं लेकिन जिंदा भी नहीं रहने देगी। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं काबू कर पाता, लेकिन किसी ने बहुत पक्की चीज की है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। अगर तुम इसको तलाक देते हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, जो भी चीज इसके पीछे पड़ी है छूट जाएगी। लेकिन अगर तुम साथ रहे तो फिर ना ही समझो मेरी तरफ से। ये डिसीजन विशाल के लिए किसी कयामत से कम नहीं था, लेकिन सच्चा प्यार ऐसा ही होता है भाई। हमारे खुशी से बेहतर किसी जो सामने जिससे हम करते हैं उसकी खुशी मायने रखती है। तो बस अब विशाल को फिर तलाक देना पड़ा अपनी पत्नी को। अभी तो रिश्ते की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन कैसे माँ बाप है, माना गलती की, इस चीज में कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब जब हो गया तो उसके बाद फिर पार गति दे देनी चाहिए थी कि भाई तुम जानो तुम्हारा जीवन जाने, हमारा अब कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिंदगी खराब करने का मतलब क्या? ऐसी चीजें घूम फिर कर कुछ ना कुछ नुकसान तो देती हैं। आज ये सिंपी के टच में नहीं है, सिंपी की कहीं और शादी हो चुकी है। जो सिंपी इतनी बुरी तरीके से बिहेव करती थी इसके साथ और उसका हाल इतना बुरा था, वो तो एक तरह की प्रेतनी ही बन चुकी थी। अब वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है। विशाल को तो वो जानती तक ही नहीं, लेकिन विशाल ने उसके बाद शादी ही नहीं की। वो कहता है कि मेरी बस शादी जो होनी थी हो चुकी। भाई जिंदगी में कई बार आगे बढ़ना पड़ता है विशाल भाई। अब वही
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो जिंदगी जी रहे हो तो कभी भी ठहरना मत। ठहरा हुआ पानी भी बास मारने लग पड़ता है, किसी के काम का नहीं रहता। तो चलते रहो। कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, हो जाता है। परमात्मा का नाम लो, सर्वशक्तिमान है वो, और हो जाता है। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और बढ़ते हैं हम अगली कहानी की ओर। उससे पहले यार सब्सक्राइब कर देना यार। इतनी सब्सक्रिप्शन कम हो गई है ना जब से मैंने कम कहना किया शुरू किया, तो खुद ब खुद ही कर दिया करो, मेरे कहने की जरूरत ही ना पड़े। चलो भाई, अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। तन्वी को एक फोन आता है। उनके घर में पिछले 2 महीनों से काफी परेशानी चल रही थी। उसका एक कारण था, तो भी आगे जाके पता लगेगा। लेकिन जो फोन आता है उसके बाद तो उनका घर उजड़ सा ही गया। तन्वी फोन उठाती है, उसको सामने एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो कोई बात करती नहीं, वो कहती है कि एक पता लिखो, एड्रेस लिखो। तन्वी कहती है कि मैं समझी नहीं। वो कहती है कि मैं कह रही हूँ कि एक पता लिखो, एड्रेस लिखो। तन्वी कहती है कि मुझे, आप हो कौन, पहले ये तो बताओ, और कौन सा एड्रेस। वो कहती है कि पहले एड्रेस लिखो फिर बताऊंगी। तो तन्वी कहती है ऐसे कैसे लिख सकती हूँ। अब वो थोड़ी सी औरत जोर देकर कहती है कि मैंने कहा ना एड्रेस लिखो। तन्वी सोचती है कि चलो ठीक है, वो एड्रेस लिखना शुरू कर देती है। नागपुर के रहने वाले और नागपुर के एक इलाके का एड्रेस था। अब जो वो लड़की कहती है, वो जो औरत कहती है, उसके बाद तो तन्वी के घर भुचाल आ जाता है। तन्वी जिसकी उम्र 18 साल है, इनका जो परिवार है वो, इनके माँ बाप, तन्वी और उसके 2 भाई। एक भाई की उम्र 25 साल और एक भाई की उम्र 22 साल। वो औरत कौन थी फोन पर, उसने एड्रेस क्यों लिखाया? अब वो औरत बताती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे भाई ऋषभ की पत्नी हूँ। हम दोनों ने जहर खा लिया है और हमारी लाशें तुम्हें इस पते पर मिलेंगी। जैसे ही तन्वी सुनती है, उसकी तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इससे पहले कि तन्वी कुछ कहती, वो फोन कट हो जाता है। तन्वी जल्दी से भागी भागी अपने माँ बाप के पास जाती है, अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास जाती है और वो सब कुछ बताती है। जब वो बात सुनते हैं तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से पुलिस को साथ में लेकर जाते हैं उस ड्रेस में। जैसे जैसे वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बदबू बढ़ती जा रही थी, और जब वो दरवाजा खुलता है, जिस चीज का शक था वही हुआ। अनर्थ हो चुका था। तन्वी का भाई ऋषभ और एक औरत वहां पर मरे पड़े थे। पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि इनको तो मरे हुए 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि जब 1 दिन से ज्यादा हुआ तो अभी कुछ ही घंटे पहले तन्वी को फोन आया? क्या वो औरत कोई और थी? लेकिन इस चीज का पता कैसे चले, या यूं कहें कि इस चीज का पता उसके बाद चल ही नहीं पाया। लेकिन यह किस्सा शुरू कैसे हुआ? और तन्वी का भाई ऋषभ, वो तो मात्र 22 साल का था। तन्वी का छोटा भाई, यानी दूसरे नंबर वाला इनके माता पिता की औलाद। तन्वी सबसे छोटी थी। तन्वी का बड़ा भाई, तन्वी का दूसरा भाई ऋषभ, जिसकी उम्र मात्र 22 साल थी, जो पिछले 2 महीने से गायब था, जिसकी वजह से सारा घर परेशान था। और वो गायब कैसे हुआ किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये पता लग चुका था। तन्वी अपने परिवार के साथ मुंबई गई थी, और एक बीच में रात के समय में ये इन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करते करते ऋषभ को एक फोन आता है, और वो फोन सुनते सुनते आगे चले जाता है। जब वो कुछ समय बाद आता है तो वो हक्का बक्का होता है। जब वो गया तो वो एक काफी हंसमुख लड़का था। जब वो वापिस आया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको कोई सदमा लगा हुआ है। सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? वो अंधेरे की तरफ गया था, क्या कुछ वहां पर हुआ? अरे किसी ने कोई लूटमार की? लेकिन वो कोई जवाब दे नहीं रहा था। काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर कहता है कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप इसको घर लेकर जाइए। कई बार कोई हो सकता है कोई चीज चूज ना देख ली हो, कुछ जानवर जुनवर ना खतरनाक देख ली हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वो रिकवर भी कर जाता। लेकिन ऋषभ इसके बाद रिकवर कर ही नहीं पाया।
अब सारा परिवार उसका परेशान था। कुछ समय बाद उसकी हरकतें चेंज होने लग पड़ी। वो सबको देखकर अजीब से तरीके से हंसता, सबको उनके नाम से बुलाता, यानी अपने माँ बाप को। और इनका परिवार जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है, वो खाता सिर्फ कच्चा मांस। कच्चे मांस के अलावा तो वो कुछ खाता ही नहीं था। हमेशा उसके मुंह पर मांस ही लगा रहता था और बदबू उसके पास से इतनी आती थी। देखते ही देखते एक अच्छा सा लड़का, ये सब कुछ हो गया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसको बांध दिया जाए। और फिर इनका परिवार किसी बड़े तांत्रिक के पास जाता है। जब तांत्रिक ध्यान लगाते हैं और वो अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, कहते हैं कि आपका परिवार तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। कहते हैं हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो फिर आपका बच्चा इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता है? कहते क्या हुआ? कहते हैं कि जब वो उस रात समंदर के किनारे गया था। कहते हाँ गया था। कहते इसने पता क्या किया? कहते क्या किया? वहां पर एक सेब पड़ा हुआ था। इसने बातें करते करते फोन पर सेब उठाया और उसको खा लिया। वो सेब मामूली सेब नहीं था, उसमें किसी ने कई आत्माओं को पकड़ कर रखा, जकड़ कर रखा हुआ था। और वो सब कुछ अब इसके अंदर आ चुकी है। वो इसको छोड़ेंगी नहीं। हमें जल्दी से इसका उपाय करना पड़ेगा। अब तांत्रिक जिनके पास आते हैं, इनके साथ आते हैं, और जब घर में जाते हैं तो वो गायब हो चुका था। अरे सारा घर बंद था। किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं था कि वो बाहर जा सके घर के, क्योंकि जब वो गायब हो चुका था उसके बावजूद भी घर सारा अंदर से लॉक था। सिर्फ एक मेन डोर था जो बाहर से बंद था। अगर वो जाता तो कोई ना कोई दरवाजा कुंडी खोल कर जाता, वो कुंडी बंद ना होती। तांत्रिक की तरफ जब देखा जाता है वो कहता है कि अच्छा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि ऋषभ आपको कभी अब जिंदा मिलेगा भी नहीं। और वैसा ही हुआ, मिली ऋषभ की लाश। लेकिन एक राज हमेशा के लिए राज ही रह गया कि वो लड़की कौन थी, उसकी शादी कैसे हुई, वो उसके पास कैसे आया, और वो जब एक दिन पहले मर चुके थे तो फिर वो फोन किसने किया। ये राज ऋषभ के साथ खत्म हो चुका है। यार क्या यार, कोई पड़ी हुई चीज भी ऐसे उठाकर खा लेता है? बताओ, मतलब क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा? क्या उसको ऐसा हिप्नोटाइज हुआ होगा कि वो उस चीज की तरफ, सेब की तरफ खिंचा चला गया? क्या उस सेब में कोई एनर्जी थी जो उसको बुला रही थी अपनी तरफ, और उसको खाने पर मजबूर हो गया? एक अच्छे घर का आदमी, एक अच्छे घर का इंसान कोई ऐसी हरकत कर नहीं सकता। जो कोई बहुत भूख से मर रहा हो, जिसके पास कोई चारा ना हो, वही जमीन पर पड़ी हुई चीज को खाता है। अदरवाइज ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक चंगे भले इंसान का अंत इस तरीके से हुआ, काफी अफसोस की बात है। आई होप आपको किस्सा अच्छा लगा होगा। अब बात अगर चली रही है ऐसे किस्से की जहां पर कोई लोकेशन या कुछ लोकेशन पर पड़ी चीज को हमें बड़े एहतियात से देखना चाहिए, तो एक किस्सा मेरे याद आ रहा है। काफी पहले किसी ने भेजा था, सॉरी मैं कवर नहीं कर पाया। तो ये बता रहे हैं कि किस्सा इनके मामा जी का किस्सा है। तो अभी क्या है कि ये ना थ्रेड बन रहा है पिछले एक दो वीडियो से। कुछ किस्से ऐसे हैं जिनको मैंने मतलब बरस पड़ा और ज्यादा देखा नहीं, तो अब बातों बातों में वो याद आ रहे हैं। ये भी बड़ा अजीब सा किस्सा था, और ये किस्से का अंत भी कुछ ऐसा ही था कि ये अपने मामा जी की बात बताते हैं, और इनके मामा जी की नई नई शादी हुई थी और हनीमून पर गए थे। अब जो कुछ हुआ फिर उनके मामा जी बताते हैं कि जब ये जाते जाते रास्ते में फोटोज वगैरह खिंचा रहे थे, तो एक जगह पर गए और शाम का टाइम हो चुका था। इन्होंने सेल्फी वगैरह ली, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी की जो व्यवहार है वो अचानक से चेंज हो गया। जो जोड़ी काफी हंस खुल कर बातें आपस में कर रहे थे, वो तो बिल्कुल अचानक से मतलब शांत ही होगी, जैसे कुछ सदमा नहीं लगा होता। अब ये गाड़ी चलाते जा रहे थे, उसको पूछते जा रहे थे कि क्या हुआ रिधिमा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? अरे हम अभी थोड़ी देर पहले तो फोटो में खिंचा रहे थे। लेकिन वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा ही डिप्रेस सा इंसान होता है। इनके मामा जी को तो समझ ही नहीं लग रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। रिधिमा जो इतनी चुलबुली है, जो इतनी हंस खेल कर बातें करने वाली है, वो तो बिल्कुल शांत ही शांत। ये रात को रुकते हैं होटल में और वहां पर भी कोशिश करते हैं बात करने की कि रिधिमा हुई क्या बात, लेकिन रिधिमा तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बस रोई जा रही थी।
वो बस रोई जा रही थी। इनको लगता है कि शायद कुछ माहौल में, जगह में, दूसरी जगह में आए हैं तो ऐसा करेंगे हम ना, सुबह चल जाएँगे। ये इनसे बात नहीं करते, खुद ब खुद सोचते हैं। अब सुबह होती है, सुबह भी ये देखते हैं तो ये देखते हैं रिद्धिमा उठकर रो रही थी। अब ये उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चुप करती नहीं। फिर ये कुछ समय बाद फेड अप होकर बाहर चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो रिद्धिमा पंखे से लटक रही थी। क्या आप इस चीज को जस्टिफिकेशन हो सकती है? अभी कुछ ही दिन शादी को हुए हैं और हंसती खेलती लड़की अपने हनीमून पर फांसी के फंदे से लटक रही हो। अब इन पर भी शक की सुई जानी थी लेकिन ऐसा सच कुछ मिला नहीं कि जिससे इनकी इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन इनके पास भी आज तक इस चीज का जवाब ही नहीं कि ऐसा भी उस जगहों पर क्या था कि बस वहां पर हम कुछ देर रुके और उसके बाद उसकी पत्नी हमेशा के लिए चली गई। सुसाइड करने का तो कोई सवाल था ही नहीं। लव मैरिज सीन की भी कोई बात हुई हो माना जा सकता है, लेकिन अजीब है भाई, क्या कहा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की ओर और देखते हैं कि भाई क्या क्या कमेंट है। तो पहला कमेंट है हनी हुंदल 3921। ये भाई भी रोज हमारा शो देखते हैं, वीडियो देखते हैं और कहते हैं बिग ब्रो वेरी नाइस, तुसी किते साडा भी नाम ਲੈ ਦਿਓ वीडियोस च वीर जी। बिल्कुल जी हनी जी, आपका नाम मैंने ले लिया। और जहां तक मेरा ख्याल है कि आप शायद अमृतसर से बिलोंग करते हैं ना, तो अगर है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा है ये जसवंत यादव 7164 कह रहे हैं हैंडल इनका कि सुनील भाई मेरे पास का भी कुछ मैट नहीं को जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके ब्रॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। कैसी भाई, बड़ी अजीब सी लैंग्वेज यूज की है लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक मेरा ख्याल है आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कुछ किस्से हैं जो हो सकता है आपके साथ हुए हों, आपके जानने वाले के साथ हुए हों, और ब्रॉडकास्ट नहीं, आप शायद कह रहे हैं कि पॉडकास्ट में आप आना चाहते हैं। तो सब्सक्राइबर का पॉडकास्ट भाई मैं शुरू कर तो दूं, लेकिन अभी ना उतनी ऑडियंस नहीं है कि जो आ सकें। और दूसरी बात है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टा पर कनेक्ट कीजिए और आपकी जो भी कहानी है आप मुझे बोल के सुनाइए कनेक्ट करके। क्योंकि देखो क्या, आपको हो सकता है भाई सुनने में थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन जो पॉडकास्ट होगा ना वहां पर जो प्रेजेंटेशन होती है वो मायने रखती है कि आप बात कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अगर तो मुझे लगा कि आप बात कर सकेंगे सही तरीके से और आपका जो किस्सा है वो एक नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे भाई 5-7 मिनट का पॉडकास्ट तो होता नहीं है, तो पॉडकास्ट कम से कम 40-50 1 घंटे का तो होना चाहिए। तो अगर उस लेंथ का कंटेंट है तो आप बात कर लीजिए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन भाइयों के लिए भी है जो चाहते हैं कि मेरे पॉडकास्ट पे एज अ गेस्ट आए, सब्सक्राइबर गेस्ट आए। तो आप आ सकते हैं, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, जल्दी ही व्हाट्सएप भी मैं करूँगा, नंबर व्हाट्सएप का भी लॉन्च करूँगा, वहाँ पर भी बात हो सकती है। और फिर हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे भाई लोग हैं वो अगर आना चाहते हैं तो फिर भैया आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली ही स्टूडियो में मैं शूटिंग करता हूँ। ये जो मेरा बटाला का यहाँ पर ना सिर्फ सोलो हो सकता है, देखेंगे ट्राई करके देखेंगे। अगर कोई बटाला के आसपास पंजाब वाला होगा तो भाई अपने इस तरफ ही छोटी छोटी चेयर्स हैं बिठा के कर देंगे। मुझे पता है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मेरी लुक्स वगैरह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टूडियो कैसा हो, जैसा भी बेसिक सा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने सही समझा जसवंत जी, वो यही है कि आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट में आप आए, तो आप बता दीजिए कहानी अपनी, कनेक्ट कर लीजिए। अगर होगी कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं उसको ऐड करूं। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। ये जो अगला है ये भी कुछ इस तरीके का है। गुरविंदर सिंह जी लिख रहे हैं कि बीर एक स्टोरीज दसनी होवे तेनू बीर रियल ने लुधियाना विच होइयां ने ते प्रूफ भी है, मीनस कोई वीडियो नहीं हैगी पर ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਡ
कर सकते हाँ। मैं कर देवांगा ਤੁਹਾਨੂੰ वाहेगुरु तेरे चैनल ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ बख्शन। धन्यवाद गुरविंदर जी। आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी पहले कमेंट में आंसर दे दिया। आप इंस्टा में कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ दिन बाद वैसे भी व्हाट्सएप को मैं कर दूंगा, नंबर पब्लिश कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इंस्टा पे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। ये @SkyNet कह रही हैं, भाई ऐसे औकात की बात नहीं बोला करें, आपने लिए अच्छा नहीं लगता। और यू नो आई डोंट नो अब दिस चाचा जी's यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट वॉच अदर यूट्यूबर्स बट फॉर स्टोरीज बट यू आर ऑलरेडी बिग, जस्ट कीप गोइंग। स्काईनाइट जी थैंक यू सो मच। औकात वगैरह की बात क्या होती है कि वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज को बार बार बोलें तो वो सच बन जाती है। तो ना ये इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस स्काईनाइट जी। मतलब क्या होता है कि चीजें ना कुछ ऐसी होती हैं, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि भाई जब इंसान जितना मर्जी करता रहे ना वो भगवान का जी सब कुछ भगवान का दिया है सब कुछ, जब वो पैसा आना शुरू होता है, जब वो शोहरत बढ़नी शुरू होती है ना, तो अहंकार अहंकार मन में आना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा को अहंकार से बड़ी नफरत है। वो जब कोई अहंकार कर लेता है ना तो फिर वो परमात्मा को दुश्मन बन जाता है। ये चीजें होती है ना, ये किस्म की प्रैक्टिस होती है कि बोलते रहो कि भाई नहीं 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 है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। फिर वो धीरे धीरे रस जाती है मन में बात, हाँ मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। आमतौर पे जो हमारा सफर है वो हम सोचते हैं कि हमारा सफर होगा, हम करेंगे अपने आप को मिलियंस बिलियंस में करने का, लेकिन सच में तो जो हमारा सफर है वो शून्य तक जाने का, परम शून्य महाशून्य बनने का है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो जितना मर्जी कुछ मिल जाए है ना, जितना मर्जी जिंदगी में दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो जो ये वो मेरा एक एटीट्यूड है ना वो हमेशा शून्य का रहे, है ना। तो उससे क्या होगा कि इंसान को याद रहता है परमात्मा कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। ये अभी रिसेंटली देखो, ये समय रैना की कंट्रोवर्सी, रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी, कितने कितने बड़े नाम है, और जब धूमिल होने में आते हैं तो 2 मिनट लगते हैं। कारण, है ना, समझ गए आप, किसको कंट्रोल में रखो। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमारी जो बातें हैं ना वो मतलब हमारी बातें जैसे जो मर्जी बोल लेंगे सब बस ताड़ियां बजाएंगे, वहीं पर इंसान गलती खा जाता है। तो इसको काबू में रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये बातें जितनी देर तक अपने दिमाग में रहती हैं उसको रखो। कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, सब कुछ है, परमात्मा के नाम का सब कुछ करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है। लेकिन एक बात रखने की, परमात्मा तो ही करा रहा है, सब कुछ तो ही करा रहा है, अपनी कोई औकात नहीं, तो ही करा रहा है। धीरे धीरे जब ये चीज रच बस जाती है ना इंसान के शरीर में, इंसान के आत्मा में, दिल में, जिगर में, दिमाग में, तो फिर एक अलग तरह का इंसान निकल आता है। उसको फिर तोड़ना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं किसी चेयर पर बैठे और एक आसपास वल्गैरिटी का माहौल मिला और जो कुछ मुंह में बक दिया, नहीं, फिर नहीं इंसान बोलता। इंसान का काबू रहता है अपने आप पर। तो इन चीजों के लिए ही आप समझ ले कि एक मेरा ट्रेनिंग का हिस्सा, लाइफ लाइफ ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिंदगी की एक प्रैक्टिस है जो मैं करता रहता हूँ। ज्ञान वाली बात है, थोड़ी सी कईयों को पसंद आएगी नहीं भी आएगी, लेकिन मेरे जिंदगी का फलसफा है, इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कर रहा हूँ, कई जगह पे मार खा जाते हैं, लेकिन कोशिश सही होती है कि इन चीजों को अपने दिमाग में रखा जाए। सिर्फ एक चीज खास तौर पर दिमाग में रखी जाए कि उसके लिए 1 सेकंड का काम है किसी को फर्श से अर्श पर लेके जाना और अर्श से फर्श पर लेना भी, इतना इतना टाइम लगता है बस। तो ये है स्काईनेट जी। और किसी दूसरे चैनल की मैं क्या बात करूंगा। चाचा जी आप मेरे चैनल को सुनना शुरू कर रही हैं, मेरा ही चैनल सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको गुस्सा है किसी चीज का, जैसे लिखा यू आर ऑलरेडी बिग, उसके बाद आपकी स्माइली जो है वो काफी गुस्से वाली है, तो आप सब मुझे बड़ा समझेंगे, मेरे लिए बड़ी पुण्य की बात है, लेकिन मैं छोटा रहूंगा, ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी सी फिलोसफी की बात है। तो हमारा चैनल वैसे है तो दूसरे टॉपिक का भी, हॉरर डराना, लेकिन थोड़ी बहुत है ये भी चल जाती है ना। ये मतलब मेरे सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर आते हैं, वो शायद समझ पाएंगे इन चीजों को। सो अब
खत्म करते हैं आज का किस्सा, आज का एपिसोड यहीं पे। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही अगले एपिसोड में अच्छे और अच्छे किस्सों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।